गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज का हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए एक बार फिर से सीडीपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 6 लाए हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जितने अपकमिंग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि मेरा तरीका है कि मैं क्वेश्चंस को सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसका आंसर नहीं बताती हूँ आखिर वो आंसर ऐसा है क्यों, ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जो पिछला वीडियो था इसका, ये जो हमारे बाल विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण के क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया था, जो कि CDP 5 सेट में था। ये CDP 6 में मैंने इसका पार्ट 2 यानी इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, संस्कृति को हम शिक्षा में इंक्लूड करते हैं। हमारी जो शिक्षा होती है, हमारी बुक्स में हम अपने बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसका हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें संस्कृति निरंतरता बनी रहे, यानी संस्कृति को लोग भूले ना, वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। साथ ही अगर हम बच्चों को सिखाएंगे संस्कृति, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, तो वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे। तो इस तरह से हस्तांतरण होता है। संस्कृति का परिष्करण, अगर संस्कृति में हमारे कोई अगर कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियाँ या कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हैं, तो उनको हम परिष्कृत कर सकते हैं, उनका शोधन कर सकते हैं। तो यहाँ 21 का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीडी फरवरी 2014 का क्वेश्चन है कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि रफ्तार होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी भाई बहनों को एक ही तरह का IQ लेवल होगा। अगर एक भाई होशियार या सभी भाई होशियार ही होंगे, हो सकता है किसी कोई इतना ज़्यादा होशियार ना हो, तो सेकंड तो नहीं होगा। थर्ड है कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। देखिए, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रभावित करते हैं। फोर्थ, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, ये भी आपका गलत होगा। थर्ड भी गलत है कि अगर एक बच्चा जो विद्यालय जाता है उसका एक अलग उस विकास होगा, और एक बच्चा जो विद्यालय नहीं जा पाया है तो उस पर विकास उसका अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो 22 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है कि जो हमारी आनुवंशिक बनावट है वो व्यक्ति के परिवेश, यानी हमारा कुल मिलाकर हमारा जो विकास है वो प्रकृति और वातावरण, इन दोनों यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का एक प्रत्युरात्मकता है, यह हमारी एक परिणाम है। तो 22 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। फर्स्ट, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हम आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि वो आखिर क्यों नहीं है। सेकंड, भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूर्ता नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमि पर आधारित है। देखिए, कहीं भी आपको ऑप्शन में सिर्फ प्रकृति की बात बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हम केवल प्रकृति का समर्थन कर रहे हैं, या ये बोला जा रहा है हम केवल वातावरण का, तो वो दोनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, क्योंकि मानव के विकास प्रकृति और वातावरण यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। तो सेकंड नहीं हो, क्योंकि यहाँ केवल प्रकृति की भूमिका की बात हो रही है। जबकि थर्ड में बोला जा रहा है कि परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर से रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में कि व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है वो प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमि पर आधारित है, कि सिर्फ प्रकृति आए, तो फोर्थ भी ये भी नहीं होगा। तो यार 23 का ऑप्शन आपको फर्स्ट सही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि विकास में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। 23 का फर्स्ट। फिर क्वेश्चन 24 कि व्यक्तित्व विकास में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। यूटेट का क्वेश्चन है, यानी उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है। क्या आनुवंशिकता वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता या फिर वातावरण। ये तो मैंने अभी आपको बताया, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। तो 24 का ऑप्शन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन 25 कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। अनुक्रम बालक का अनुक्रम की जगह वंशानुक्रम होगा, मिसप्रिंट हो गया कि वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। बिल्कुल, देखिए, हमारा कोई जन्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो उसका मतलब ही हमारा
वंशानुक्रम है, तो ये भी है। सेकेंड, शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन किया जिसमें इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था कि वंशानुक्रम शारीरिक गठन, हमारे जो भी शारीरिक आकार है, कुछ जो भी शारीरिक गठन हो रहा है, ये शारीरिक विकास हो रहा है, वो काफ़ी हद तक वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। तो सेकेंड भी सही है। थर्ड है कि जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान, जन्म से रिलेटेड, तो ये भी। देखिए फोर्थ में बोला जा रहा है कि इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद सब मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती है। देखिए अगर हम रुचि की बात करें, अपनी पसंद नापसंद की बात करें, तो जब हम इसे जन्म होने के पश्चात है, आनुवंशिक गुण तो जन्म से ही आ गए, लेकिन इसके बाद हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारी पसंद नापसंद भी उसी हिसाब से हो जाती है। जैसे कि अगर हम कोई बालक अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, गाँवों में रह रहा है, तो उसके मतलब जो रुचि हो सकता है कि ऐसा नहीं कि सब में ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम हो सकता है उसका खेती करने में ही काम लगे, या उसका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन न लगे अगर उसकी अच्छा उसको विद्यालय नहीं मिल पाया है। जबकि कोई अगर मान लो कोई मुंबई में है, तो उसका हो सकता है उसका सिनेमा में, कि उसने आसपास के ज़्यादातर लोगों को यही करते देखा है। तो इससे से जो रुचि या पसंद नापसंद वो हमारे वंशानुक्रम पर ना डिपेंड होकर वातावरण पर डिपेंड करती हैं। तो 25 का ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 के प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। फर्स्ट, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देखिए इसमें केवल परिवेश है, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंड, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ उन्हें होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के परिवेश में पल, लेकिन नहीं, दोनों का फर्क पड़ता है, तो सेकेंड भी नहीं। थर्ड, के एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, गलत, दोनों का होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 26 का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा कि वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, परंतु वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रमाणित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 कि एक बच्चा इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। ये उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते किस चीज़ पर दर्शाता है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या सत्य। देखिए इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सेकेंड, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ये भी नहीं हो रहा है। थर्ड, प्रकृति और पोषण पर बहस या फिर बहुकार्य योग्यता के रूप में विकास चर्चा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ दोनों ही लग रहे हैं। थर्ड तो हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि मैं चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ प्रकृति पोषण पर, और याद रखिए प्रकृति से हमारा आशय आनुवंशिकता से होता है, पोषण से हमारा आशय वातावरण, यानी प्रकृति पोषण या आनुवंशिकता और वातावरण, बात एक ही है, इसको चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ जो सीटेड ने आपका सही आंसर माना है वो है फोर्थ नंबर की बहुकार्य योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। नहीं, जो बालक का विकास है वो किसी एक कारक पर डिपेंड नहीं करके बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। तो 27 का आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ये तो अभी आपको बताया प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता रिलेटेड, तो यहाँ 28 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। फिर 29 किसी व्यक्ति के आकार में वातावरण घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो यह कथन क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति की भविष्यवाणी करता है, गलत। देखो अभी आपको मैंने बहुत ज़्यादा, देखिए ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दिया कि इससे बाहर भी क्वेश्चन आपका आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ की बात हो रही तो ये नहीं होगा। सेकेंड, ये ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास में कम योगदान करते, ये भी गलत। थर्ड, कि ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये देखिए सही होगा। तो 29 का ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव है कि इसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। देखो एक तो उस लड़की के जो माता पिता है वो भी खिलाड़ी है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको वो माहौल मिल रहा है, यानी उसको खेलने का अवसर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर उसका जो विकास है हमेशा की तरह आनुवंशिकता और पर्यावरण पर डिपेंड करेगा। तो 30 का ऑप्शन आपको फोर्थ आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 31 कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। वैसे तो ये राजस्थान टेट में आया, लेकिन इसके अलावा यूपी टेट में भी क्वेश्चन आपके आ चुका है, सी टेट में भी। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा सेकंड, रॉस। नहीं, रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो 31 का ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ये और ये का विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अब तो आपको इतना क्लियर हो ही चुका होगा कि 32 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। देखिए साथ ही मैं आपको बता इसके पहले के जो पार्ट्स है, अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चीज़ से आपको देखिएगा, जब आप खुद एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इसी से आसपास के क्वेश्चन आए, इसलिए मैं इसके आसपास की भी इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि व्यक्तिमन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि व्यक्तिमन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी पर्यावरण किसी भी जगह पर है तो वो जैसे सामंजस्य कर ले अपने में, जैसे वो अपने उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेता है, तो वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है, यानी पर्सनालिटी कहलाती है। तो 33 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है। साथ यहीं से आपको एक और क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं बाय ट्रिक। तो ट्रिक ये है कि जैसे एयरपोर्ट हम जाते हैं, ठीक है, तो एयरपोर्ट जाना जो होता है गति से रिलेटेड है, ठीक है, आप रिलेट करिए इस वर्ड्स को। गतिशील संगठन की जगह क्या होता है, कभी कभी आपको गत्यात्मक संगठन भी एक वर्ड देखने को मिलता है। तो अगर गतिशील संगठन आ जाए या गत्यात्मक संगठन आ जाए तो आपको याद है इसका मतलब एक ही है। और ये जो परिभाषा दी है आपको, जो व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा ऑलपोर्ट, जो मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट है, इन्होंने दी थी। तो आपको ट्रिक ये है कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, यानी ऑलपोर्ट, गतिशील या गत्यात्मक, ठीक है। तो यहाँ 33 का ऑप्शन आपको फर्स्ट हो जाएगा। तो इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, और साथ ही मैंने साइंस की जो स्ट्रैटेजी थी कि 1 वीक में हम कैसे साइंस को कवर करें और बहुत ही इफेक्टिवली, ताकि आपके 25+ क्वेश्चन आ चुके साइंस के सेक्शन में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही EVS और EVS के नोट्स वगैरह पेडागोगी भी देखते रहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।